व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सबज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में हम बात करेंगे सीपैक के हवाले से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका ज़िक्र तो बहुत ज़्यादा होता रहा है। जब भी मतलब 2007 में तकरीबन इसकी शुरुआत हुई थी। जनरल मुशर्रफ साहब जिस वक़्त प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब, मियां नवाज़ शरीफ साहब, फिर इमरान खान साहब और अभी मियां शहबाज शरीफ साहब। लेकिन बहुत सारी अप्स एंड डाउन का ये प्रोजेक्ट जो है, बल्कि ये प्रोजेक्ट्स हम कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंडर होनी थी लेकिन नहीं हो सकी। क्या वजूहात थी? आईएमएफ भी हमें प्रेशराइज़ करता है इस हवाले से कि आपका सीपैक जो है या फिर आप जो पेमेंट्स करते हैं वो हमारे साथ आप शेयरिंग करेंगे सारी चीज़ों का और डेटा शेयर करेंगे। और आईएमएफ ने भी दावा भी किया है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ चीज़ें शेयर की जिससे चाइना नाराज़ हुआ। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 7 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं इसकी वजह से, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हो सकता था। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? आज इसके लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, एहसन खान दुरानी। एहसन खान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। Thank you very much, Fawar. Pleasure being here again. सबसे पहले तो ये, क्योंकि आप अक्सर मतलब चीज़ों को स्पेशली जो सीपैक से रिलेटेड है, ये चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशंस हैं उस हवाले से आप काम करते हैं। क्या ऐसी गलतियां हमसे हुई, बेशक इमरान खान साहब की हुकूमत की हो या उससे पहले हो या अब हो, जिसकी वजह से ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट जिसको कहा जा रहा था वो मतलब पीछे चला गया और कुछ लोग कह रहे हैं कि रोल बैक हुआ है? फहर, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने इंतखाब किया और ख़ास तौर पे जो ये करंट डेवलपमेंट्स हो रही है विद रिगार्ड्स टू आवर नेगोशिएशंस विद आईएमएफ और जो थोड़ा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर चीज़ें इमर्ज हो रही है। तो सीपैक एज द जैसे आपने जिक्र किया, इट्स अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और जो कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक विजन है कि मोर देन 60 कंट्रीज़ को वो थ्रू बेल्ट एंड रोड, जो एंशिएंट सिल्क रूट था, उसको भी रिवाइव करेंगे और नए रूट्स क्रिएट करेंगे, कनेक्टिंग द साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना एंड विद सेंट्रल एशिया एंड देन ऑल द वे टू यूरोप एंड टू द मिडल ईस्ट। तो एक इट्स अ नेटवर्क ऑफ यू कैन से रोड कनेक्टिविटी, infrastructure connectivity and special economic zones all throughout the way. जी। पाकिस्तान वाज फॉर्चुनेट इनफ, मैं चूंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के श्योर। लिए कि इंपॉर्टेंस क्या है सीपैक की एंड हाउ इंसेप्शन क्या थी और अब हम कैसे हम किस फेजेस से गुजरे और अब किस फेज में है। तो आप जैसे कि आपको मालूम है कि आपने जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब के दौर में फॉर्मलाइज हुआ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइनीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में शिफ्ट की और इनिशियली इट वाज अ 46 बिलियन यूएस डॉलर पैकेज, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और गवादर पोर्ट जो है उसकी डेवलपमेंट, उसकी ऑपरेशनलाइजेशन और वहाँ पे एक एयरपोर्ट इंक्लूडेड एयरपोर्ट, ये तमाम चीज़ें इस पैकेज के हिस्से थे। फिर उसका वॉल्यूम बढ़ा के 62 बिलियन यूएस डॉलर तक वो ले गए थे। फिर नवाज शरीफ के साहब के टाइम में प्रोग्रेस वाज वेरी गुड, क्योंकि एक नई एनर्जी थी, एक पॉलिटिकल कमिटमेंट थी, एक विल थी और चीज़ें बड़ी फास्ट पेस्ड वहाँ पे उस टाइम पे गई। अ, फिर जब इमरान खान साहब का पीरियड शुरू हुआ तो थोड़ा सा मिसट्रस्ट शुरू में क्रिएट हुआ। जब जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, जो कि कॉमर्स के एडवाइज़र थे, उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई फाइनेंशियल टाइम्स के साथ, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम रीनेगोशिएट करेंगे। उस पे चाइनीज़ थोड़े से नाराज़ हुए। मैं बताता चलूँ कि चाइनीज़ का जो बिज़नेस का तरीकाकार है, चाइनीज़ आर वेरी डिस्क्रीट और वो बहुत प्राइवेट लोग हैं व्हेन इट कम्स टू डूइंग बिज़नेस बिटवीन 2 स्टेट्स। वो कहते हैं आप हमारे साथ मामला डिस्कस करें बट दैट शुड बी बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। पब्लिकली उसको आप, जिस तरह अमेरिका का एक सिस्टम है, इट्स अ वेरी ओपन सोसाइटी, वो एग्जैक्टली। हर चीज़ को पब्लिक में ले जाते हैं, दे उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और फिर वहाँ मामला तय करते हैं। चाइनीज़ ऑन द अदर हैंड वो ज़रा क्लोज़ एनवायरनमेंट में, बंद कमरों में मामलात हैंडल करना पसंद जी। करते हैं और वो लाइमलाइट और मीडिया को इतना पसंद नहीं करते। राइट। तो थोड़ी-सी मिसट्रस्ट पैदा हुई। उसके बावजूद जो सीपैक का सेकंड फेज़ था, उसको कोशिश की गई कि यहाँ पे जो हमने देखा कि रशिया का इकोनॉमिक ज़ोन डेवलप हुआ और 2-3 और इकोनॉमिक ज़ोन्स के ऊपर काम हुआ, लेकिन पेस उसकी कम थी। उसमें 1-2 वजूहात और भी हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में वो कम हुआ, सीपैक का स्लो डाउन हुआ। उसके दौरान हम देखते हैं कि कोविड आया
और ग्लोबली चाइना की जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो श्रिंक हुई, क्योंकि चाइना वाज ग्रैपलिंग विद दिस क्राइसिस ऑफ इट्स ओन। उसकी अपनी सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई, जी, अपनी इंडस्ट्रीज इफेक्ट हुई, तो चाइना ने खुद भी ग्लोबली इन्वेस्टमेंट्स कम की हैं इस कोविड के पीरियड में। ओके, उसके साथ-साथ कुछ हमारी अपनी भी बॉटलनेक्स थी, कुछ हमारी ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स थी। फिर सीपेक एग्ज़ैक्टली। अथॉरिटी बनी। सीपेक अथॉरिटी के लिए जो विज़न बनाया गया था कि वन विंडो सर्विस फॉर द चाइनीज़, वो चीज़ें मटीरियलाइज़ नहीं हुई, जिसकी वजह से ये जो नई गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने वो अथॉरिटी खत्म कर दी। इसके अलावा हम देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा चाइनीज़ के हुँ, लिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक़्त अकॉर्डिंग टू द डाटा एंड, और ये कोई वो नहीं है, कोई कोई और क्वालिटेटिव आर्गुमेंट नहीं है, बट दिस इज़ अ क्वांटिटेटिव अच्छा, डाटा बेस्ड आर्गुमेंट, कि सबसे ज़्यादा जो अटैक्स हुए हैं और जो किलिंग्स हुई हैं चाइनीज़ नेशनल्स की ओवरसीज़, वो पाकिस्तान में हुई है अनफॉर्चुनेटली। हुँ, दिस इज़ डाटा बेस्ड, ये डाटा के साथ बैक किए बिल्कुल, जा सकते हैं बिल्कुल। आर्गुमेंट्स। इस पे चाइनीज़ का बहुत बड़ा कंसर्न है, और उन्होंने और ये भी एक वजह थी कि जिसकी वजह से चीज़ें स्लो डाउन हुई है, जो कि प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में थे वो उस तरह स्पीड अप नहीं हुए, कि चाइनीज़ को कंसर्न्स थे। आपको याद होगा जब ये सीपेक ऑपरेशनलाइज़ हो रहा था, तो उस टाइम के आर्मी चीफ थे जनरल आईश शरीफ साहब। उन्होंने एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न रेज़ किया सीपेक के लिए, जी, और ये कहा गया था कि उसमें 15,000 मिलिट्री पर्सनल होंगे जो कि सीपेक प्रोजेक्ट्स को और सीपेक के जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोटेक्ट करेंगे, और राहील राइट। शरीफ ने कहा था कि वी विल प्रोटेक्ट आवर चाइनीज़ ब्रदर्स इन पाकिस्तान विद आवर ब्लड। तो चाइनीज़ ने जब ये बात सुनी, तो ऑब्वियसली वो अब बातों को बहुत लिटरल सेंस में लेते हैं, कि आपने कहा था तो आप करेंगे। लेकिन जब फिर हमने देखा कि बीएलए के अटैक्स चाइनीज़ के ऊपर बढ़े, फिर हमने देखा कि टीटीपी भी इन्वॉल्व हुई उन अटैक्स में, जिस तरह दासू डैम अटैक हुआ था। एग्ज़ैक्टली। जब लास्ट ईयर टीटी जुलाई में। जी, जुलाई में एग्ज़ैक्टली। अब ये आर्गुमेंट तो है, और ये हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की फाइंडिंग्स थी उसमें भी आया कि उसमें इंडियन इंटेलिजेंस का रोल था, और एज़ अ फॉरेन इंटेलिजेंस जो हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं वो एक-दूसरे के उसमें मुदाखलत करते हैं। लेकिन चाइनीज़ को हमने ये बात भी हुँ, बताई, लेकिन चाइनीज़ का ये कंसर्न था कि भई वो तो ठीक है, वो कर रहे हैं, लेकिन आप उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंपनसेशन भी माँगी उसके उसके लिए। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड, मैं बैकग्राउंड को थोड़ा-सा रैप अप सही। करता हूँ कि अभी इस वक़्त जो बीएलए का जो मजीद ब्रिगेड है, जिसने अभी फ़िदाई वो अटैक्स स्टार्ट कर दिए, सुसाइड अटैक्स स्टार्ट कर दिए, और रिसेंट जो एग्ज़ैक्टली, अभी उनका हुआ है जिसमें कराची में जो कन्फ्यूशियस सेंटर है कराची यूनिवर्सिटी में, एग्ज़ैक्टली। उसमें जो लड़की थी, उसने शारी बलूचिस्तान, बलोच। सारी बलोच एग्ज़ैक्टली, उसने अपने आप को सुसाइड उससे ब्लास्ट किया, और उन्होंने ऐलान किया जो बीएलए का मजीद ब्रिगेड है कि हमारे पास और भी इस तरह के सुसाइड बॉम्बर्स हैं जो कि हम वी प्लान टू अटैक ऑन द चाइनीज़ इन द फ्यूचर। ये चाइनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और ये एक बहुत बड़ा इस वक़्त बॉटलनेक है, जिस पे हमारे आर्मी चीफ साहब गए, वहाँ पे उन्होंने एश्योरेंस दी कि हम करेंगे प्रोटेक्ट। इसके इसमें एक लास्ट मैं पॉइंट ऐड कर दूँ कि जी, जी, अभी रिसेंटली चाइनीज़ ने प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ के लिए एक रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल। हमने डिनाई कर जी, दी है कि हम आपको अपनी सिक्योरिटी दे सकते हैं, आप प्राइवेट सिक्योरिटी लाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट बताने का ये था कि सीपैक वाक़ई ही स्लो डाउन हुआ है, ये तमाम चीज़ें फैक्टर्स उसमें इंक्लूडेड थी। अब अब बात यहाँ पे है कि अब बिकॉज़ वी हैव फॉर्मली स्टार्टेड द सेकंड फेज़ ऑफ द सीपैक, which एग्ज़ैक्टली। is actually operationalizing all these special economic zones। अभी रिसेंटली भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जितने भी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, उनके हेड्स को यहाँ पे बुलाया एंड यस, एश्योरेंसेस दी कि वी विल फैसिलिटेट ऑल दोज़ बॉटलनेक्स जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक हैं या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जो हैं, क्योंकि चाइनीज़ आईपीपीज़ की कोई मोर देन 300 बिलियन रुपीज़ पेमेंट्स एग्ज़ैक्टली। रहती हैं, वो भी हमने देनी है। तो अभी अभी हमारा ये फेज़ है कि दे आर ट्राइंग कि उसको रीऑपरेशनलाइज़ करें और थोड़ा-सा बैक ऑन ट्रैक करें। राइट। आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स अपनी जो आपका आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने मतलब बताई। एक तो ये दासू का अटैक बताया कि वो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, या फिर बीएलए के बाकी जगहों पे अटैक्स हमने देखे, स्पेशली पीसी होटल गवादर में जब उन्होंने हमला किया, इसके साथ-साथ और बहुत सारे हमले हमने उनके देखे हैं, चाइनीज़ के ऊपर स्पेशली। एक तो ये, आप फिर जहाँ पे रशक्का इकोनॉमिक ज़ोन की आप बात करें, बिल्कुल मेरे गाँव के पास है, करीब है वो। वहाँ पर अभी तक मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। एक स्टील मिल उन्होंने इंस्टॉलेशन सब कुछ हो गई है, हर चीज़ हुई है।
उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं हमें आप बिजली देंगे तो हम इसको आगे रन करेंगे। ये एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल। इसके साथ-साथ सर ये भी एक बात है कि जिस तरीके से चाइनीज़ के साथ जो कुछ किया गया लास्ट 3.5 सालों में, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ इमरान खान साहब ने किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये दावा है कि इमरान खान साहब ने मतलब जानबूझकर या जो भी था, व्हाटएवर द रीज़न वाज़ बिहाइंड दैट, लेकिन उन्होंने इसको स्पेशली स्लो डाउन करवाया या मुकम्मल तौर पे रुकवाया। बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि अगर वो अपना टाइम पूरा करते तो शायद वो जो बची-कुची चीज़ें थी वो भी साथ उठा के अपनी वापस ले जाते। डू यू एग्री विद दैट और नॉट? ये तो मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आपने ये कहा है कि जो हमारे इकोनॉमिक ज़ोन्स बने हैं, उसके लिए जो हमारे एंड पे जो काम करना था, वो जी, हमने पूरी तरीके से नहीं किया, ना ईमानदारी से किया है वो काम और ना जिस पेस से चाइनीज़ चाहते थे, उस पेस से हमने वो काम किया है। जो इमरान खान साहब का वो है कि उनके दौर में वो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि उसमें एक कोविड का जो पैंडेमिक है, जिससे चाइना बहुत ज़्यादा खुद इफ़ेक्ट हुआ है, जी, वो एक रीज़न था। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पॉलिटिकल विल की कमी थी। खान साहब के कुछ ऐसे करीब लोग थे जिसमें अब्दुल रज़ाक दाऊद वाज़ द फॉरमोस्ट उन्होंने बहुत रखने डाले और सीपैक को का जो एनवायरनमेंट था जो एक हमारा चाइना के साथ, उस एग्ज़ैक्टली। एनवायरनमेंट को, उस ताल्लुक को खराब करने की उन्होंने कोशिश की और सिर्फ पब्लिक स्टेटमेंट्स नहीं बल्कि बंद कमरों में भी ये चीज़ें डिस्कस हुई। तो जो पॉलिटिकल विल चाइना को चाहिए थी इस प्रोजेक्ट को हुँ, आगे ले जाने के लिए, वो पॉलिटिकल विल या वो अर्जेंसी या वो एक्सपीडियंसी मौजूद नहीं थी पीटीआई गवर्नमेंट के दौर में और इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो सकती थी अगर वो थोड़ा-सा कमिटमेंट शो नहीं, करते राइट। इदारों के ऊपर ज़ोर डालते, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ज़ोर डालते और प्रायोरिटाइज़ करते सीपैक की जो ये फर्स्ट ओके। फेज़ की कंप्लीशन है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें बेहतर हो सकती थी। अच्छा, एक अहसन खान साहब एक चीज़ और है, जी7 समिट अभी कुछ दिन पहले हुआ और वहाँ पर अमेरिका ने और बाकी उनके जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा कि $600 बिलियन का हम एक फंड बना रहे हैं और ये हम करेंगे जिस तरह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसका तोड़ हम निकाल रहे हैं। जिसमें से $200 अरब जो है वो अमेरिका ने दिया। हिंदुस्तान को वहाँ पे बुलाया गया था, वहाँ पे वो लोग मौजूद थे, नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे थे। क्या समझ रहे हैं? और दूसरा फिर जब ईरान के साथ उनका हुआ है, रशिया तक वो लेके चले गए हैं, बल्कि वहाँ से कुछ माल आना भी शुरू हुआ। हम अभी चीज़ों को शायद सोचते हैं या कर रहे हैं या पता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ऑपरेशनल कर ली, जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज़ थी वाया ईरान उन्होंने कर दी। जी। हम क्यों इस तरीके से नहीं सारी चीज़ों को लेके जाते या फिर अपने जो हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में चीज़ें होती हैं, उनको नहीं कर पाते? जो आपने ज़िक्र किया फ़खर जो अभी जी7 समिट में अनाउंस किया उन्होंने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई प्लान था। एग्ज़ैक्टली। उसको हमने पिछले साल भी ये जी7 समिट में अनाउंस हुआ था और उन्होंने B3W यानी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से उन्होंने कोई राइट, मोर देन $1 ट्रिलियन का उन्होंने पैकेज दिया था। लेकिन चूँकि यूएस में प्रेज़िडेंट्स एक कमिटमेंट करते हैं लेकिन उनका एक सिस्टम है कांग्रेस के थ्रू एप्रोप्रिएशंस होती है फंडिंग। ओके, तो कांग्रेस ने वो चीज़ बिल्कुल दे फ्लश्ड इट अवे। अब उसका ओके, उन्होंने क्या किया कि उनका एक उसके एक टोन डाउन वर्ज़न उन्होंने ऑफ $600 बिलियन जिसमें आपने ज़िक्र किया कि 200 बिलियन यूएस करेगा यस। और बाकी ममालिक करेंगे। इसमें मैं एक बात आप बताऊँ क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ ये ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी और ख़ास एग्ज़ैक्टली। तौर पे चाइना यूएस जो कॉम्पिटिशन है स्ट्रैटेजिक इसको कि ये बहुत आई गेस इट्स टू लेट जो रीजनल कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स इस तरह के या ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बीआरआई इज वे अहेड ऑफ इट और बीआरआई की पेस बीआरआई की जो अप्रोप्रिएशन है फंडिंग की एलोकेशन ऑफ फंड्स हुँ, और उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो बहुत ज्यादा है इसमें चूंकि बहुत सारे पार्टनर्स हैं प्लस अब अगर आप देखें तो चूंकि जी7 में ज्यादातर ममालिक यूरोपियन हाँ, कंट्रीज हैं फ्रांस, जर्मनी वगैरह, तो इटली वगैरह, तो उनका यूरोप का अपना भी इसी तरह के एक इनिशिएटिव है जिसको वो गेटवे के नाम से यूरोपियन गेटवे, ग्लोबल गेटवे के नाम से वो कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं, उनका अपना भी है। तो वो भी इस उसका एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो जो बाइडेन का जो ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है हुँ, और जो यूरोप का अपना है, प्लस बाइडेन को अपने भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के लिए जो अभी 200 बिलियन भी है, ये भी उसको कांग्रेस से अप्रूव कराने हैं।
और अभी भी बाइडेन इज ऑन अ वेरी वीक फुटिंग। अभी यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं हुँ, और शुक्र ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो जो उसकी हाउस में मेजोरिटी है, यानी ठीक है बाइडेन विल स्टे एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन उसकी हाउस में मेजोरिटी जो डेमोक्रेट्स की है वो और भी कम हो जाएगी, बिकॉज पॉपुलैरिटी इज ऑन डिक्लाइन ड्यू टू द इन्फ्लेशन दैट इज इन जो इस वक्त यूएस में जो एग्ज़ैक्टली। इन्फ्लेशन, तो उस वजह से बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये चीज़ मटेरियलाइज़ हो। अभी यूएस के जो प्रेसिडेंट बाइडेन के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑन कॉमर्स, दिलावर सईद, जो कि बेसिकली पाकिस्तानी बॉर्न है, वो एग्ज़ैक्टली, आए हुए बिल्कुल। हैं 10 दिन दौरे पे आए हुए हैं और यहाँ पे बिज़नेसेस के साथ भी मिल रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक टीम्स हैं उनके साथ भी मिल रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। लेकिन मैंने जैसे ज़िक्र किया कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को भी ये पता है कि इस प्रोजेक्ट की प्रैक्टिकलिटी बहुत कम है और शायद ये कोशिश हो सकती है कि हमें सीपेक में से निकालने की या सीपेक में से स्लो डाउन करने के लिए हमें कि कैरेट वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास भी एक अल्टरनेट प्लान है। लेकिन हुँ, मेरे ख्याल से अब हम इतने समझदार हो गए हैं कि हमें पता है कि प्रोमिसेस में और एक्चुअल प्रैक्टिकल थिंग्स में उसमें क्या फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि अगर हम सीपेक को इस प्रोजेक्ट के लिए या इस इनिशिएटिव के लिए स्लो डाउन करें। हमारी अक्लमंदी ये होगी कि हम दोनों को कैपिटलाइज़ कर पाएँ, हम हुँ। दोनों को मिल कर पाएँ, हम दोनों से फ़ायदा उठा पाएँ और अपनी बार्गेनिंग पोज़ीशन अमेरिका से इन्वेस्टमेंट लेकर हम चाइना के साथ अपनी बार्गेनिंग पोज़ीशन को स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि चाइनीज़ के साथ जब हम डीलिंग करते हैं तो उनका एक ये आर्गुमेंट है कि आपके मुल्क में तो और कोई इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हम आ रहे हैं बावजूद इसके कि यहाँ पे हमारे सिटीजन्स, वर्कर्स को थ्रेट है, वहाँ पे उनकी लाइफ थ्रेट है, लेकिन फिर भी हम आ रहे हैं। तो जब हम अमेरिकन्स या यूरोपियंस इन्वेस्टमेंट्स यहाँ लेकर आएँगे और मैं समझता हूँ कि जो आगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, हमारी डीलिस्टिंग होगी, ग्रे लिस्ट से हम निकलेंगे, तो एग्ज़ैक्टली। शायद थोड़ी-सी बेहतर हमारे पास एनवायरनमेंट, बिज़नेस हुँ, एनवायरनमेंट बन सकता है, क्योंकि फिर बिज़नेसेस को यहाँ पे आने में आसानी पैदा होगी। इससे पहले बिज़नेसेस घबराते थे कि वो कहीं अंडर सैंक्शंस बिल्कुल। ना हो ड्यू टू द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ये आपकी बात बड़ी मतलब दुरुस्त है कि एफएटीएफ की वजह से भी लोग नहीं कर रहे थे। दूसरी बात हम ये देख रहे होते हैं कि मतलब अगर हम अमेरिका की तरफ थोड़ा-सा जाते हैं तो चाइना कहता है अच्छा हम तो आपके लिए सीपेक कर रहे हैं और आपके मतलब से मोर देन 60 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। जब हम सीपेक की तरफ जाते हैं तो फिर अमेरिका कहते हैं यार आप लोगों के ऊपर हमारे बड़े एहसानात हैं, हमने आपको मतलब आपकी फ़ौज हमारा बनाया हुआ वेपन F-16 और पता नहीं क्या कुछ इस्तेमाल करते हैं, हम आपको ग्रांट्स दे चुके हैं, ये कर चुके हैं, यूएसएड के ज़रिए हमने बहुत सारा काम किया। लेकिन बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते। इस वक़्त मैं छोटा-सा थोड़ा-सा तमहीद बाँधने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक़्त ईरान के ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं लेकिन हिंदुस्तान उनके थ्रू सारा कुछ कर रहा है, उनके साथ बहुत अच्छे आना-जाना और सब कुछ और जो एक नया रूट बनाने के चक्कर में है रशिया तक, वो भी ईरान के रास्ते बना रहा है। रशिया को भी मैनेज कर रहा है, मोर देन 100 बिलियन डॉलर चाइना के साथ बिज़नेस कर रहा है और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है पिछले मतलब कई सालों से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। ये चीज़ हमारे अंदर क्यों ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर क्यों नहीं आता? ये विल क्यों नहीं है और ये तरीकाकार अभी तक क्यों नहीं हम बना सके? ये प्रॉब्लम हमारी तभी से शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान वजूद में आया और लियाकत अली खान मरहूम को दोनों जगह से दावत आई, रशिया से भी आई, सोवियत यूनियन जो उस टाइम का था और एग्ज़ैक्टली। अमेरिका से भी आई। तो उन्होंने अमेरिका की दावत कबूल की और वो सोवियत यूनियन नहीं गए। हालाँकि हुँ, होना ये चाहिए था कि वो दोनों मुल्क जाते और दोनों के एग्ज़ैक्टली। साथ बेहतर। फिर जब हमें जब मौका मिला, जब कोल्ड वॉर के दौरान जब इंडिया लीडर था नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का, यानी बिल्कुल। न्यूट्रल कंट्रीज जिसे हम कहते हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, तो हमने सीटो और सेंटो और बगदाद पैक्ट और हम इन मुआहदों का हिस्सा बने। हमने फिर एक साइड ली यूएस की। हुँ, तो हमारी ये आदत रही है कि हम वी टेक साइड्स और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते। ऑन द अदर हैंड हमारा जो नेबर है इंडिया, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी नहीं खोता इन टर्म्स इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड पावर्स और अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन भी कायम रख पाता है वो। तो ये गुर हमें अभी तक नहीं सीखा, ना हमारे लीडर्स ने सीखा है। जब वो स्टेटमेंट्स देते हैं तो दे एंड अप अपसेटिंग वन कंट्री और अनदर, या तो अपने जो हमारे क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाइज है उसमें किसी न किसी को अपने ड्यूरिंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स को किसी न किसी को नाराज कर देते हैं। फिर होता ही है कि फिर किसी न किसी को जाके उन्हें रज़ा करना होता है। तो ये चीज़ ये चीज़ बड़ी अनफॉर्च्यूनेट है कि हम अभी तक उस फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स की उस मैच्योरिटी या हुँ, उस
उसकी गहराई को हम वो नहीं पहुँच पाए कि हम एक बैलेंस अप्रोच रख पाएँ। और मेरे ख़्याल से ये एक बड़ा हमारे लिए इस वक़्त दिस इज़ अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट, जब आपको पता है कि यूएस और चाइना की जो राइवलरी है, हाँ, इट्स अ बिल्कुल। कोल्ड वॉर, इट्स अ न्यू कोल्ड वॉर। यस, कोल्ड वॉर एग्ज़ैक्टली। 2.0 इसे हम कह सकते हैं। और इस पाकिस्तान इज़ एट द सेंटर स्टेज ऑफ इट, एंड देयर विल कम अ टाइम जब पाकिस्तान को चूज़ करना होगा, लेकिन पाकिस्तान को नहीं चूज़ करना चाहिए। पाकिस्तान को इसको बैलेंस रखना चाहिए। दोनों पावर्स को कि इस देखें वो हाथियों की लड़ाई में चींटी जो है ना वो कहते हैं नुकसान घास का होता है। कॉस्ट का होता है। हाँ, तो हमें फिर उस नुकसान से बचना होगा कि हम उसको फ़ायदा उस चीज़ से उठा पाएँ। बिल्कुल सही, लेकिन हमारी हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल इसके उलट रही है। लास्ट मैं आपका कमेंट चाहूंगा। जी, आपने कहा स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात की, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में जिस तरह सिपेक के बारे में बहुत सुनते हैं, इसी तरह ये भी हमने सुना। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि अब वो चीज वो पोजीशन नहीं रही। हालांकि पाकिस्तान भी वही है और उसके नेबर्स भी वहीं पर हैं, लेकिन लोग जो है वो अल्टरनेट जो है वो ढूंढ रहे हैं, जिस तरह अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक जाना और ईरान और अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी और फिर चाबहार की कनेक्टिविटी बाकी दुनिया के साथ। तो कैसा देखते हैं हम, मतलब इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से तो मेरे ख्याल में 1979, 2001 और अभी 2015 में हमने नुकसान ही उठाया। जी, ये बिल्कुल हमारे लिए ये एक वो बना है, अपॉर्च्युनिटी नहीं बनी, जिसको हम अपॉर्च्युनिटी बना सकते थे, ये हमारे लिए एक वो बन सकता है, ये बना है बल्कि हमारे लिए एक बोझ बना है। तो हम्म। लेकिन अब आपकी बात ठीक है, अब थोड़ी-सी प्रायोरिटीज़ शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि यूएस का जो इस वक़्त फ़ोकस है वो इंडो पैसिफिक में चला गया है। हम्म। अफ़गानिस्तान इज़ नो मोर रेलेवेंट, और अफ़गानिस्तान में उनकी उस अभी वो सिर्फ़ अल-कायदा और दाइश के थ्रेट को ऑब्ज़र्व करने और उसको काउंटर करने की हद तक रह गए हैं। बाकी उनकी अब वो जो स्ट्रैटेजिक इस हमारी जो स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी थी, यूएस की जो स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी थी पाकिस्तान के लिए, अब वो उस तरह नहीं रही। लेकिन बिकॉज़ पाकिस्तान इज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द चाइना, और एक बहुत बड़ी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे, और चूँकि ये एक जो सीपेक कॉरिडोर है थ्रू गवादर, चाइना के लिए एक अल्टरनेट मीन्स है। तो अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इज़ अ लेस इम्पोर्टेंट कंट्री। पाकिस्तान इज़ स्टिल अ वेरी, प्लस बीइंग अ न्यूक्लियर ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट, पाकिस्तान दुनिया की नज़रों में विल स्टे अ रेलेवेंट प्लेयर, एन इम्पोर्टेंट प्लेयर, और इसको हमने कैश कराना है हम्म। अच्छे तरीके से, विद आवर प्रूडेंट एंड shrewd फॉरेन पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। अब ये देखते हैं कि किस तरह हमारे जो लीडर्स हैं वो इसको किस तरह कैश कराते हैं, ओके। चाइना और यूएस दोनों से। बहुत ज़बरदस्त, लेकिन देखना ये है कि कैसे मतलब इन चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जाता है, हमारी लोकेशन हो या फिर हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज़ हो। आपने न्यूक्लियर की भी बात की, इसकी यूटिलाइज़ेशन कब, कैसे और क्या करनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो नहीं होती। अगर अब भी होना शुरू हो जाए तो शायद बेहतरी आ सकती है। एहसन खान दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।